अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 14 करने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरिसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फार्मूला है। हमारी स्क्रीन के सामने है। पेरिसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन चूँकि यहाँ पर ये फिर से डिस्कस किया गया है और जो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए भी मैंने कहा कि चलिए हम इसको ज़रा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस जो है हमारे पास पेरिसन की ये है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी जो इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनेगी Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ग्रेटर दैन ज़ीरो। सही, ये आपको MCQ के बाद से पता होना चाहिए, ठीक। नेगेटिव स्क्यूनेस इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको ग्राफ में देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो इसकी इक्वेशन है वो ये है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन लेस देन ज़ीरो। सही, ये हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, नेगेटिव स्क्यूनेस को, पेरिसन नेगेटिव स्क्यूनेस को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं, कुछ डेरिवेशन वगैरह करते हैं, ठीक। तो उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलती है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीन डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1 और Q3 से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, और X के ऊपर जो ये साइन बना हुआ है इससे भी आप वाकिफ़ हैं कि ये मीन है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये है बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक। ये हमें टेबल दे दी गई है, एक डाटा सेट दे दिया गया है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक रेंज भी दे दी गई है और उसके बाद हमें चिल्ड्रन ऑफ मैनुअल वर्कर्स भी दे दिए गए हैं और चिल्ड्रन ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर्स भी दे दिए गए हैं, ठीक है। और जो 60-60 है ये हम लोगों ने क्या किया है कि इनका सम किया है 3 + 9 + 18 एंड प्लस 18 + 9 एंड प्लस 3 जो कि आपका 60 होगा। सिमिलरली 3 + 12 + 9 + 27 और प्लस 6 और प्लस 3 जो होगा हमारे पास 60 होगा, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था वहाँ पर भी हमें इस तरह से एक टेबल दे दी गई थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें दे दी गई थी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, Q1 Q3 एंड क्वार्टाइल डेविएशन हमें ये दे दिए गए थे और यहाँ पर भी हमें वो दे दिए गए हैं। अच्छा, अब क्या है कि अब जो हमारे पास वैल्यूज़ ऊपर दे दी गई हैं ना उसके मुताबिक अगर हम प्लॉटिंग करें, मतलब ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। जो हमारे पास मैनुअल वर्कर्स हैं उनकी जो चिल्ड्रंस हैं उनकी एजेस का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, ठीक है। और जो कुछ ऐसे हैं जो नॉन मैनुअल वर्कर्स हैं उनके कुछ जो बच्चे हैं उनकी एजेस का जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो कुछ यूँ बनेगा, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं Q1 = 5.5 ये सारी आप लोगों को जो है ना यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जो है टेबल में दिए हुए ना उसको सिंपल उन्होंने प्लॉट किया हुआ है ग्राफ के ऊपर, सही है। और ये चीज़ भी फार्मूला इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। देखें, पिछली लेक्चर के अंदर हमें डाटा सेट यही दिया गया था, सब कुछ डाटा यही था, लेकिन उसमें हमें कहा गया था कि आप पेरिसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालें और जो हमारे रिज़ल्ट आए थे उसके मुताबिक हमने बता दिया था कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ज़ीरो की बेसिस पे हमने बता दिया था कि ये हमारा जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव आएगा तो आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होगा और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अब चूँकि यहाँ पर हम बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को देख रहे हैं, फार्मूला बोले वाला इस्तेमाल करेंगे, बोले वाला इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर भी देखें रिज़ल्ट 0 आ रहा है और एक आ रहा है हमारे पास -0.37। तो यहाँ पर भी वही अजम्पशन की गई हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ मैनुअल वर्कर इज सिमेट्रिकल। देखिए, वो कह रहा है कि जो मैनुअल वर्कर्स के जो बच्चे हैं ना उनकी एजेस का जो रिज़ल्ट आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी तरह जो नॉन मैनुअल वर्कर्स हैं जिनके बच्चे हैं उनकी एजेस का जो हमने कैलकुलेशन किया बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो हमारे पास -0.37 आ रहा है जो कि एक नेगेटिवली स्क्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिमिलरली वही एजम्पशंस हैं, वही क्या कहते हैं उसको, वही चीज़ें जो है इंडिकेट हो गई हैं जो हमने पेरिसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में इंडिकेट की थी, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्रोटोसिस है। इसमें आपको जो है ना ये पता होना चाहिए कि लिप्टोक्रिटिक जो है किस तरह से कर्व होती है, प्लेटिक्रिटिक का जो है किस तरह से कर्व होती है, और उसके बाद हमारे पास मेसोक्रिटिक। ठीक है, ये सारी जब कंबाइन होती है तो किस तरह से होती हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा, एमसीक्यूज़ के अतबार से ना आपको कभी इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की जो क्लोजली बंच्ड हैं मोड के पास, ठीक है, तो उस पीक को हम क्या कहेंगे। ठीक है, और वो पीक ऐसी है जो रिलेटिवली हाई है, तो हम कहेंगे लेप्टोक्यूटिक कर्व है। मतलब वो कह सकता है कि ऐसी कर्व जिसकी वैल्यूज़ भी बंच्ड हैं मोड के पास, और वो उसकी जो पीक है ना, पीक ऑफ द कर्व, वो रिलेटिवली हाई है। ये इसको कहते हैं पीक। ये जो ऊपर जा रही है ना चीज़, इसको कहते हैं पीक। अगर ये ऊपर जा रही है तो हम ऐसी कर्व को क्या कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेप्टोक्रिटिक है। फिर इसी तरह से अगर आपको कहता है कि ऐसी कर्व है जो फ्लैट टॉप्ड है, तो उस कर्व को हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे ये प्लेटिक्यूटिक है। ठीक है, प्लेटिक्यूटिक कर्व है। और मेसोक्रिटिक कर्व क्या है, मेसोक्रिटिक कर्व इस तरह से होगी, ये नॉर्मल होगी। ठीक है, सिमेट्रिकल टाइप होगी, सिमेट्रिकल हम्प टाइप होगी। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला है जो कि क्रोटोसिस का फार्मूला है। आपको याद होना चाहिए क्रोटोसिस इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड बाय P90। P90 मतलब परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। ये बेसिकली आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और एमसीक्यूज़ में जो है ना P90 की वैल्यू भी दे दी जाती है, P10 की वैल्यू भी दे दी जाती है, क्वार्टाइल डेविएशन की भी वैल्यू दे दी जाती है। आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेट करना होता है कि ये एमसीक्यूज़ के एतबार से इंपॉर्टेंट है। सही। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई गई है कि इन केस ऑफ लिप्टोक्रिटिक डिस्ट्रीब्यूशन द परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूटस कम्स आउट टू बी लेस देन 0.263 एंड इन द केस ऑफ अच्छा सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप निकाल रहे हो ना परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ क्रोटोसिस, तो उसके अंदर जो आपका रिज़ल्ट होगा ना, अगर वो लेस देन 0.263 है तो आप कहोगे कि ये लेप्टोक्रिटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आपकी परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ क्रोटोसिस का आंसर ग्रेटर देन 0.263 है, तब आप कहोगे ये एक आपके पास प्लेटिक्रिटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आगे चलते हैं मोमेंट्स। अच्छा, मोमेंट्स के अंदर आपको जो है ना मैं बताता हूँ क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए। बस ये एक फार्मूला है फॉर सैम्पल डेटा, m इज इक्वल टू 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट का पावर r। ठीक है, यहाँ पे r क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है। सिंपल। अब हम यहाँ एग्जांपल दे दी गई है, हमें एक्स आई की वैल्यू दे दी गई है। अब हमें वो कहता है कि जो है आपने मोमेंट 1 भी कैलकुलेट करना है, मोमेंट 2 भी कैलकुलेट करना है, M3 भी कैलकुलेट करना है, एंड M4 भी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखें यहाँ पे MR है ना, यहाँ पे हमें वो कहता है कि आपने M1 भी निकालना है, M2 भी निकालना है, M3 भी निकालना है, M4 भी निकालना है। तो अब यहाँ पर R की यहाँ पे आप 1 डालेंगे भी, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। तो अब हमने क्या किया, सिंपली पहले सिंपल कैलकुलेट किया है, फिर 2 के साथ होल पावर कैलकुलेट की है, फिर क्यूब कैलकुलेट किया है, और 3 जो है ना हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार की होल पावर 4। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट की है। सिंपली हम लोगों ने पहले क्या किया है कि एक्स मीन निकाला है। एक्स मीन कैसे निकाला है कि जो हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज़ थी ना, उसको हमने सम किया, 360 हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 9 है, ये 9 वैल्यूज़ हैं, हमने 360 डिवाइड बाई 9 किया तो हमारे पास 40 आ गया। अब हमने क्या किया, 32 माइनस 40 किया तो -8, 36 माइनस 40 किया तो -4, 36 माइनस 40 किया तो -4, 37 माइनस 40 किया तो -3, 39 माइनस 40 किया तो -1। सिमिलरली इसी तरह से आपने कैलकुलेट कर दिया। सही है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपको चूँकि पता है कि अब आपने सिंपल जो है ना माइनस कर दिया आपने मीन में से, तो अब आपने इसी -8 का स्केयर लिया तो 64 आ गया, इसी -8 का क्यूब लिया तो 512 आ गया, -512 आ गया, और इसी -8 का जो है आपने आपने ये लिया होल पावर 4 लिया ना,
तो आपके पास 4096 आ गया। इसी तरह आपसे कैलकुलेशन करेंगे, सम करेंगे, ज़ीरो आ गया, ये सब है, कैलकुलेशन आ गई, सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये फार्मूलाज हैं, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि M1 M2 M3 M4 आपने कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको लाजमी शर्त यही है ना कि आपके पास ये फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ हों। तो अब हमारे पास ये वैल्यू ऊपर से आ गई, ये देखें ये ज़ीरो आ गया ना। अब 0 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अब 232 है यहाँ पे हमारे पास, डिवाइड बाई 9 करेंगे हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली 186 है, 186 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह 10708 ऊपर से आया तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ग्रुप डाटा के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला फार्मूला। सिर्फ यहाँ पे जो ना फ्रीक्वेंसी ऐड हुई है, बाकी फार्मूला ये M1 की इक्वेशन है और M2 की इक्वेशन, M3 की इक्वेशन है, M4 की इक्वेशन दे दी गई है। ये याद करना मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स की काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपको जो है ना एटलीस्ट इक्वेशन इस लिहाज से पता होनी चाहिए कि MCQs में अगर पूछ ली जाए तो आपको आती हो, सही है। अब क्योंकि अगर हमने ऊपर देख लिया कि अगर हमारे पास एक ग्रुप डेटा है, उस केस में अगर हमने मूवमेंट्स निकालने हैं तो हमारे पास एक फार्मूला दे दिया कि MR इज इक्वल टू 1 और n समीशन FI, जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है XI माइनस एक्स बार। XI मतलब x की वैल्यूज़, x मीन, x बार का मतलब x बार का मतलब मीन, ठीक है, जो कि हम निकालेंगे x की वैल्यू से, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना हम लोगों ने देखे अगर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है R रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ जो हमने वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। एग्जांपल दे दी गई है हमारे पास, यहाँ पर एग्जांपल में कह दिया गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास DI है, DI बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है XI माइनस एक्स बार को, ठीक है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है XI माइनस 10 को है DI से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हम कैलकुलेशन आसान कर सकें। हमारे पास अर्निंग्स दे दी गई हैं जो कि X की वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास दे दी गई हैं, हमने उसका सम किया। अच्छा, सम करने के बाद हमारे पास एक नंबर ऑफ मैन है जो कि हमारे सामने है स्क्रीन के, तो हमने उसका भी सम किया, ठीक है, वो हमारे पास 131 हुआ, ठीक है। उसके बाद अब हमने 10 कैसे निकाला, बेसिकली 10 हमने इस तरह से निकाला कि हम लोगों ने जो हमारे पास XI है, हमने उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया, मतलब 5 + 6 + 7 + 8 एंड सो ऑन वैल्यूज़ को ऐड किया, फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशन है, मतलब जितने नंबर हैं XI के, मतलब जो X की वैल्यूज़ हैं, वो आप जो है डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। 11 वैल्यूज़ को जब आप ऐड कर लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, 11 नंबर 11 से डिवाइड करेंगे, अगर आंसर निकलेगा 10 निकला। अब आपने क्या किया, आपने इस 5 को माइनस किया 10 से, तो -5 आ गया, 6 को माइनस किया 10 से, तो आपके पास -4 आ गया एंड सो ऑन। फिर आपको मैंने बताया था कि x जो है x माइनस एक्स बार जो है इज इक्वल टू हमने डी लेट किया हुआ है। तो अब हम लोगों ने जो है कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है जब हमारे पास r की वैल्यू 1 होगी तो M1 इज इक्वल टू 1 ओवर n समीशन हमारे पास FI जो कि फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंट करेगा x माइनस एक्स बार की होल पावर 1, सही है। तो अब हमारे पास चूँकि हमने कहा कि ये x, हमने कहा कि ये जो हमारे पास है ये चीज़ ये d के बराबर है, तो हमने सिंपली f को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, सही है। उसके बाद इसी DI का स्केयर ले लिया, हमारे पास 25 आ गया, 25 को मल्टीप्लाई किया 1 से, हमारे पास आंसर आ गया 25, ठीक है। ये सोन इसी तरह से सारा कैलकुलेट हुआ हुआ है। और आप लोगों को एंड में ये चीज़ याद रखनी है, जो आपका FI/DI मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है ना M1 है, ठीक है। ये 0.06 जो वैल्यू आई है ये बेसिकली आपका M1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से जब हमने F की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया DI के स्केयर के साथ, तो हमारे पास देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अक्रॉस वैल्यूज़ हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था, -5, तो -5 का स्केयर लेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 1 लेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, सही है। यहाँ पे 4 का स्केयर लेंगे, क्या आएगा आंसर हमारे पास, 4 का स्केयर जब हम लेंगे 16 आएगा, 16 2 32 होगा। ये सम अप कर दिया, सम अप करने के बाद यहाँ पर क्या किया
अब देखिए हमें यहाँ पे डिवाइड बाय n करना था। डिवाइड बाय n मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ n, ये देख रहे हैं 1/n, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो ये 2.64 निकला, ये हमारे पास m2 है। सिमिलरली 0.56 जो है हमारे पास m3 है, और ये हमारे पास जो है m4। अब जो ऊपर फार्मूले दे दिए गए थे उन्हीं को जो है ना आपने जो है यूटिलाइज़ करना है, और वैल्यूज़ जो है आपने पुट इन करनी है। आपके पास ये वैल्यूज़ निकल आई हैं, सही है, और हमारे पास फार्मूलाज हमें दे दिए गए हैं। हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर्स निकल आएंगे, सही है। इसमें हमारे पास मोमेंट रेशियो है, इसका ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। B1 निकालना तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 14, और इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 15 में। और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, लेक्चर नंबर 14। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं आप वहाँ पर पेस्ट करें अपने कमेंट्स को, और उसके बाद आप मुझसे पूछें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं ज़रूर आपको 24/7 जो है आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, और आपको इस वे में तैयारी करवाऊँगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 15 में।